जी नमस्कार। क्षमा चाहता हूँ कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से कट गया था। तो मैं ज़्यादा वक़्त न लेते हुए अपनी एक कविता से शुरू करना चाहूँगा। कविता का शीर्षक है सांवली लड़कियाँ। सांवली लड़कियाँ, क्या तुमने देखा है कभी उषा काल के आकाश को? क्या खेतों में पानी पटाने पर मिट्टी का रंग देखा है? शतरंज की मोहरें भी जहाँ पा जाती हैं बराबरी का हक, उस जम्बूद्वीप भारत में क्या तुमने किसी सांवली लड़की को देखा है कभी गौर से? उन्हें काजल की तरह आंखों में बसाया नहीं गया। उन्हें काजल की तरह आंखों में बसाया नहीं गया, कलंक की तरह ढोया गया, शर्म की तरह ढांपा गया, बुरी नीयत की तरह छिपाया गया। उन्हें बेचा गया फेयरनेस क्रीम से लेकर सीमेंट की बोरी तक। दीप शिखा नहीं उसकी कालिख समझा गया। दीप शिखा नहीं उसकी कालिख समझा गया। उन्हें कूटा गया काली मिर्च समझकर और लूटा गया काला सोना बताकर। उनके चेहरे की किताबों पर लगाया गया मेकअप का कवर। सांवली लड़कियां उग आती हैं बाजरे की कलगी की तरह, पक जाती हैं गेहूं की बालियों सी और छा जाती हैं रात की मानिंद। जल थल आकाश कर देती हैं एक। सांवली लड़कियां उग आती हैं बाजरे की कलगी की तरह, पक जाती हैं गेहूं की बालियों सी, छा जाती हैं रात की मानिंद। जल थल आकाश कर देती हैं एक और अपने आगोश में समेट लेती हैं पूरी पृथ्वी को। उन्हें खोजना हो तो विज्ञापनों में नहीं, देखना किसी लाइब्रेरी की चौखट पर, या धान के खेत में बुआई करते हुए, या रुपहले पर्दों के पीछे नेपथ्य में। उन्हें ढूंढो उन कहानियों और कविताओं में जिन्हें कभी पढ़ा या गाया नहीं गया। वहां मिलेगी तुम्हें वह सांवली लड़की जिसकी आंखों में तुम्हें शायद दिखे उसके दर्द का वह उद्दाम आवेग, जिसे उसकी मुस्कुराहट के बांध ने थाम रखा है। तो ये थी मेरी कविता सांवली लड़कियां। ये थोड़ी गंभीर कविता थी और मुक्त छंद में थी। एक कविता थोड़ी हल्की फुल्के मिजाज की है और शाम का वक्त है, चाय का वक्त है, तो मैंने इस कविता को राष्ट्रीय चाय दिवस पर लिखा था। मई में किसी दिन पड़ता है और इस कविता का शीर्षक है चाय पीजिए। तो ये थोड़ी छंदबद्ध कविता है। तो प्रस्तुत है कविता चाय पीजिए। जब दिल में उठे वलवले तब चाय पीजिए, जब मन करे कि कुछ न करें चाय पीजिए। जब दिल में उठे वलवले तब चाय पीजिए, जब मन करे कि कुछ न करें चाय पीजिए। पूरब में हो तो नींबू वाली चाय पीजिए, पश्चिम में हो तो दूध वाली चाय पीजिए, उत्तर में भरे ग्लास वाली चाय पीजिए, दक्कन में यूं कॉफ़ी के साथ चाय पीजिए। बंगाली हैं मोशाय तो खा जाइए उसे, गुजराती हैं तो फूंक कर रसपान कीजिए। राष्ट्रीय एकता है यही चाय पीजिए। क्रॉकरी में पिएं आप फकत राष्ट्रवादी चाय, क्रॉकरी में पिएं आप फकत राष्ट्रवादी चाय। चीनी मिला के पीजिए तो देशद्रोही चाय, गर ढारिए प्लेट में तो लोक जीवी चाय। गोष्ठी में अगर पीजिए तो बुद्धिजीवी चाय।
पड़ जाए पिलानी तो एक कप ही बहुत है, जो मुफ्त मिले बाल्टी भर चाय पीजिए। सर्दी में चाय पीजिए कंबल को ओढ़कर, गर्मी में चाय पीजिए हर बांध तोड़कर, बरसात हो तो साथ पकौड़ी के पीजिए, बारात हो तो साथ कचौड़ी के पीजिए, मौसम की कोई टोक नहीं रोक नहीं है, मिल जाए कोई यार तो बस चाय पीजिए। और ये देखिएगा, ये बंद थोड़ी वर्गीय वैषम्यता को मैंने कोशिश की है चित्रित करने को। ऑडी में बैठ कर के उसे आइस टी कहें, ऑडी में बैठ कर के उसे आइस टी कहें, बहुमंजिला इमारतों में ग्रीन टी कहें, करते हैं अगर डाइटिंग तो भी इसे पिएं, राइटिंग करें या फाइटिंग हरगिज इसे पिएं, राइटिंग करें या फाइटिंग हरगिज इसे पिएं। और ध्यान दीजिएगा, इंसानियत का खून पीना हो गया बहुत, इंसानियत का खून पीना हो गया बहुत, इंसानियत का खून पीना हो गया बहुत, इंसानियत के नाम आप चाय पीजिए। तो ये कविता चाय पीजिए। कुछ कविताएं मैं पढ़ना तो चाहता हूँ, लेकिन संभवतः इस मंच के लिए ठीक नहीं है। फिर भी मैं एक कविता पढ़ूंगा। बहुत पुरानी कविता है। इस कविता का थोड़ा सा मैं एक बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। शुक्रिया रितु जी, आपको अच्छी लगी कविता। कविता का शीर्षक है रेसिपी। और ये कविता मैं जब बीए करता था, 2001 या 2 की बात है, उस समय की ये कविता है। मैं रेलवे स्टेशन से उतर रहा था, बलिया रेलवे स्टेशन से। वहाँ स्टेशन के बाहर उतरा मैं जब, तो पटरियों के किनारे जो कुछ गरीब मज़दूरों के बच्चे होते हैं, तो एक माँ एक चूल्हे पर कुछ ईंटें जोड़कर वो चूल्हा बना रखा था, और कुछ लकड़ियाँ आसपास से लेकर और एक तवे जैसी चीज़ पर रोटियां बना रही थी। और उसके आसपास छोटे छोटे बच्चे थे, और एक वहीं कुत्ता भी बैठा था इस ताक में कि वो रोटी कब लेकर भाग जाए। थोड़ा सा आटा था, उससे रोटी बन रही थी। और जब मैं घर पहुंचा तो टीवी पर कोई रेसिपी का कुकरी शो आ रहा था। ये दोनों घटनाएं मिल गईं और एक मैंने कविता लिख दी उसी रात। तो कविता का शीर्षक है रेसिपी। सुनिएगा। मित्रों नहीं नहीं फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, मित्रों नहीं नहीं फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे हर दिल अजीज बेहद लजीज, खास कर दिले गरीब। रोटी जली, चाहिए कुछ चीजें भली, भूख पहले, चाहिए कुछ चीजें भली, भूख पहले ऐसी कि जिससे दिल दहले। खाना ये बन रहा है चार का, आटा बेहतर होगा यदि हो उधार का। अब जलाएं पेट नहीं बल्कि आग, गरम कीजिए तवे को न कि दिमाग। कुछ देर अपने भाग्य को बिसूरें, और इस बीच भगा दें उस कुत्ते को जो है बड़ी देर से मौके की तलाश में। थोड़ी सी शर्म से गार्निश करें, थोड़ी सी शर्म से गार्निश करें, और कुलबुलाती आशाओं और गुड़गुड़ाते पेटों को सर्व करें। अपनी इस रेसिपी पर गर्व करें। शुक्रिया। तो ये कविता थी रेसिपी। और एक कुछ कविताएं दिल के बहुत करीब होती हैं लिखते हुए। उनमें से एक कविता है नीडो तानिया की याद में। इस कविता का भी मुझे एक थोड़ा सा परिचय देना चाहिए। 2013 में दिल्ली के लाजपत नगर में एक लड़के की हत्या कर दी गई थी, उसके बालों के रंग की वजह से। वो अरुणाचल प्रदेश के तवांग का रहने वाला था, दिल्ली में गया था अपना कुछ काम करने, और उसकी हत्या कर दी गई थी, मॉब लिंचिंग। और कहा गया था कि उसके बालों के रंग
पर टिप्पणी करने से ये बात शुरू हुई थी। हम सब जानते हैं नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले हमारे बहुत सारे भाइयों के लिए हमारे दिल्ली, खासकर दिल्ली जैसे महानगर या आसपास के लोगों की क्या सोच होती है। तो उस समय मैं त्रिपुरा में, मेरी पोस्टिंग थी त्रिपुरा में, मैं पढ़ाता था और वैसे ही बच्चों से रोज़ाना मिलता था। तो उस रात को मुझे नींद नहीं आई और रात को 3 बजे जब ये खबर मिली थी तो रात को 3 बजे मैंने ये कविता लिखी थी भोर में। तो सुनिएगा। कविता का शीर्षक है नीडो तानिया की याद में। मेरे मरहूम दोस्त, तुम्हारे बालों का रंग क्या था? तुम्हारी बोलती सी आंखें मुझे सोने नहीं दे रही। तुम्हारा चेहरा मिलता है मेरे किसी भाई से, किसी पड़ोसी से, मेरे किसी दोस्त से, मेरे देश के किसी मेहनती किसान से, किसी निरीह मजदूर से, मेरे देश के किसी भावी खिलाड़ी से, और तुम्हें मार दिया गया। देश साउथ एक्स में भी है, देश लाजपत नगर में भी थोड़ा, देश तो तवांग में भी होगा, देश तो त्रिपुरा के सिलाचरी बॉर्डर पर भी है, देश तो होगा कछार में भी। देश मस्त है, देश शर्मिंदा है, देश डरा हुआ है, देश क्षुब्ध है। कितना अलग है तुम्हारा और मेरा देश नीडो। मेरे जिंदा दोस्त, तुम्हारे बालों का रंग कैसा भी था, तुम्हारे लहू का रंग तो लाल है ना, मेरे भी लहू का रंग लाल ही है। देश का क्या रंग है, शर्मिंदगी का क्या रंग होता है। तुम्हारे सपने जब 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तय करके गए थे राजधानी, उनको पंख तक ठीक से न लगने पाए थे और तुम्हें बेदर्दी से मार दिया गया। धरने थे, रैलियां थी, नारे थे, रिपोर्ट थी, एनजीओ थे, थाने थे। नहीं थी तो इंसानियत, नहीं था तो वो जज्बा जो रंग को नहीं आत्मा को देख लेता है, जो रंग को नहीं आत्मा को देख लेता है। मैं तुमको नहीं जानता दोस्त, लेकिन तुमको बहुत सारा जान गया हूं अब। तुम्हारे बहाने थोड़ा सा जान गया हूं खुद को, थोड़ा सा राजधानी को, थोड़ा सा रंग को और थोड़ा सा खून को। शुक्रिया। कविता थी नीडो तानिया की याद में। तो जैसा कि मैंने कहा था कि अभी कुछ और कविताएं मैं सुनाता हूँ, उसके बाद गज़लों का नंबर आएगा। शुक्रिया ऋतु जी, जिनको भी कविताएं पसंद आ रही हैं, आप सबका शुक्रिया। एक कविता जिसका, एक मिनट, थोड़ी सी दिक्कत है। एक मिनट। जी, अगली कविता है सर्वनाम। हम सब बचपन में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण इत्यादि ये सब पढ़ते हैं व्याकरण के अंतर्गत। तो एक कविता मैंने लिखी सर्वनाम, सुनिए। पुकारा तो हमेशा गया उसे, लेकिन वैसे ही जैसे बेगार के लिए बुलाया गया हो, दुखी के बजाय उसका बेटा। प्रेमचंद की कहानी है, सवा सेर गेहूं और सदगति, वहां से ये रेफरेंस लिए गए हैं। पुकारा तो हमेशा गया उसे, लेकिन वैसे ही जैसे बेगार को बुलाया गया हो, दुखी के बजाय उसका बेटा। उपस्थित था वो हर रचना में गुमनाम सा, जैसे इंडिया गेट, विक्टोरिया
पैलेस या गेटवे ऑफ इंडिया के शिलापट्टों पर मजदूर। गुमनाम था, उपस्थित था वो हर रचना में गुमनाम था, जैसे इंडिया गेट, विक्टोरिया पैलेस, गेटवे ऑफ इंडिया के शिलापट्टों पर मजदूर। जब भी सर्वनाम ने कुछ अपनी सुनानी चाही, पाणिनि से लेकर पार्लियामेंट तक सबकी भ्रिकुटी तन गई। जब भी सर्वनाम ने अपनी कुछ सुनानी चाही, पाणिनि से लेकर पार्लियामेंट तक सबकी भ्रिकुटी तन गई। इसलिए वैयाकरणों ने निष्कर्ष निकाला है, सर्वनाम पर बगावत के जुर्म में रासुका लगने वाला है। पहले रासुका नाम का एक कानून था, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, उसकी बात हो रही है। तो ये इसमें सर्वनाम कौन था, ये दर्शक और पाठक तय करेंगे। अब हम लोग चलते हैं गज़लों की तरफ, क्योंकि कविताएं तो बहुत हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि कुछ गज़लें भी सुना दी जाएं, और कोशिश करता हूँ कि आपको वही गज़लें सुनाई जाएं तो शायद आपको अच्छी लगें। एक गज़ल पेश कर रहा हूँ। निश्चित रूप से मुझे गज़ल की बहुत बारीकी जानकारी नहीं है। रदीफ़ काफ़िया से तो मैं परिचित हूँ, लेकिन बहर और छंद हो सकता है इनमें कुछ खामियां रहें, तो आप प्रबुद्ध श्रोतागण मुझे माफ़ करेंगे। तो मैं प्रस्तुत करता हूँ। उंगलियां बन गई जुबां अब तो, उंगलियां बन गई जुबां अब तो, बेकली हो चली रवां अब तो। सोशल मीडिया का दौर है और हमारी सारी बातचीत अब उंगलियों के माध्यम से होती है, इसलिए ये शेर का उन्वान है, उंगलियां बन गई जुबां अब तो, बेकली हो चली रवां अब तो। ये बहारें भी जिनसे रश्क करें, ये बहारें भी जिनसे रश्क करें, ऐसी आई है ये खिज़ां अब तो, ऐसी आई है ये खिज़ां अब तो। सच कहीं दूर जाके बैठ गया, सच कहीं दूर जाके बैठ गया, इतने हैं झूठ दरमियां अब तो, इतने हैं झूठ दरमियां अब तो। हाल किससे कहा करे कोई, हाल किससे कहा करे कोई, पत्ता बूटा न गुलिस्तां अब तो। मीर साहब का एक शेर है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। तो वहीं से मैंने ये उठाया था कि हाल किससे कहा करे कोई, पत्ता बूटा न गुलिस्तां अब तो। तुम तो जज्बात लेके बैठ गए, तुम तो जज्बात लेके बैठ गए, वक्त होगा ही रायगा अब तो। रायगा यानी बर्बाद होना। तुम तो जज्बात लेके बैठ गए, वक्त होगा ही रायगा अब तो। और बात कुछ कायदे की जाए, बात कुछ कायदे की जाए, कर चुके उनको परेशान अब तो, कर चुके उनको परेशान अब तो। उंगलियां बन गई जुबां अब तो, बेकली हो चली रवां अब तो। और कुछ नई इधर गज़लें मैंने कही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि चलिए कोशिश करते हैं। थोड़े छोटे बहर की गज़ल है, मैं गज़ल तरन्नुम में नहीं गा पाता हूँ, बहुत ही माफ़ी चाहता हूँ। लगातार जो लोग देख रहे हैं और उत्साहित कर रहे हैं, डॉक्टर कादम्बिनी सिंह दीदी हैं मेरी, नमस्ते। रितु यादव जी बराबर, वंदना जी, वंदना जी, ममता जी, शुक्रिया 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 जी। तो ये गज़ल है, जाने ये कैसी बेखबरी है, जाने ये कैसी बेखबरी है, लब पर दिल की बात धरी है।
जाने ये कैसी बेखबरी है, लब पर दिल की बात धरी है। इधर पड़े हैं खाली बर्तन, इधर पड़े हैं खाली बर्तन, उधर तिजोरी भरी भरी है। इधर पड़े हैं खाली बर्तन, उधर तिजोरी भरी भरी है। हंसी देख भूखे बच्चे की, हंसी देख भूखे बच्चे की, चांद रात भी डरी डरी है। और शेर सुनिएगा। गालिब मीर नज़ीर राम है, गालिब मीर नज़ीर राम है। मेरी गज़ल फ़कत शबरी है, गालिब मीर नज़ीर राम है। मेरी गज़ल फ़कत शबरी है। और एक हिंदी के बहुत मकबूल कवि और शायर हुए हैं शमशेर बहादुर सिंह। उनका एक शेर था जो मैं सुनाना चाहूँगा, क्योंकि मक्ते का जो मेरा शेर है वो उसी से रिलेटेड है। जी को लगती है तेरी बात खरी है शायद, जी को लगती है तेरी बात खरी है शायद, वही शमशेर मुजफ्फर नगरी है शायद। तो यहीं से मैंने ये शेर उठाया है, शेर का भाव। और फिर से एक बार। गालिब मीर नज़ीर राम है, मेरी गज़ल फ़कत शबरी है। नील भले शमशेर नहीं है, नील भले शमशेर नहीं है, लेकिन कहता खरी खरी है। शुक्रिया, शुक्रिया विनीता जी, रिंकी दीदी, थैंक यू। एक और। जीस्त के दर्द से बेदार हुए, बेदार यानी चौकन्ना हो जाना, जागरूक। जीस्त यानी जिंदगी। जीस्त के दर्द से बेदार हुए, इस तरह हम भी समझदार हुए। सच कहा तो कोई नहीं माना, सच कहा तो कोई नहीं माना, झूठ बोला सभी गुलजार हुए। सच कहा तो कोई नहीं माना, झूठ बोला सभी गुलजार हुए। थे तो बेजार दुखी, थे तो बेजार पर तबस्सुम को, मुस्कुराहट को। थे तो बेजार पर तबस्सुम को, लब पे रखा व आबदार हुए। थे तो बेजार पर तबस्सुम को, लब पे रखा व आबदार हुए। बज़्म में खूब वाह वाह मिली, बज़्म में खूब वाह वाह मिली, अपनी नजरों में शर्मसार हुए। इब्ने मरियम न कोई हमको कहे, इब्ने मरियम यानी ईसा, मरियम के पुत्र। इब्ने मरियम न कोई हमको कहे, अगरचे अगरचे हम भी संगसार हुए। ईसा मसीह को पत्थरों से मारा गया था सलीब पर चढ़ाने से पहले। तो वही बात है कि इब्ने मरियम न कोई हमको कहे, अगरचे हम भी शर्मसार, हम भी संगसार हुए। और आखिरी शेर। इश्क ने जीत ली दुनिया सारी, इश्क ने जीत ली दुनिया सारी, लाव लश्कर तेरे बेकार हुए। इश्क ने जीत ली दुनिया सारी, लाव लश्कर तेरे बेकार हुए। तो ये गज़ल थी। कुछ और भी गज़लें हैं। एक गज़ल है, प्रस्तुत कर रहा हूँ। परिंदे जब भी पर तोला करेंगे, परिंदे जब भी पर तोला करेंगे, दरीचे ख्वाब के खोला करेंगे। परिंदे जब भी पर तोला करेंगे,
दरीचे ख्वाब के खोला करेंगे, अभी पूजा नमाजें कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी पूजा नमाजें कर रहे हैं, जहर हम बाद में घोला करेंगे, जहर हम बाद में घोला करेंगे। और गौर से सुनिएगा, जो अश्कों को बदल कर खून बेचें, अश्क यानी आंसू, जो अश्कों को बदल कर खून बेचें, वही पानी को कल कोला करेंगे। जो अश्कों को बदल कर खून बेचें, वही पानी को कल कोला करेंगे। अभी गुस्से का धुआं उठ रहा है, अभी गुस्से का धुआं उठ रहा है, बगावत का इसे शोला करेंगे, बगावत का इसे शोला करेंगे। और आखिरी शेर मक्ते का तो नहीं है, लेकिन चूंकि मेरा इसमें नाम नहीं आता, फिर भी टेक्निकली मुझे उतना नहीं पता। आखिरी शेर आपकी नज़र। अभी गुस्से का धुआं उठ रहा है, बगावत का इसे शोला करेंगे। हमें हक के लिए लड़ना पड़ा था, हमें हक के लिए लड़ना पड़ा था, नई पीढ़ी से हम बोला करेंगे, नई पीढ़ी से हम बोला करेंगे। शुक्रिया विनीता जी, आपको पसंद आया, शुक्रिया। और एक और देखिए, शायर का, कवि का एक स्थायी काम है शाश्वत विपक्ष में रहना। हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के जो कवि अगर खिलाफ नहीं है तो उसकी कविता पर, उसके तेवर पर हमें संदेह है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बड़े बड़े स्थापित कवियों ने, पुष्किन ने और वॉल्ट विटमैन ने, ऑस्कर वाइल्ड, रघुवीर सहाय, निराला जैसे बड़े बड़े कवियों ने ये बातें कही हैं कि जो कवि होता है वो शाश्वत विपक्ष में होता है। तो ये कविता कुछ कुछ वैसी ही है। कवि का काम है सच्चाई को बयान कर देना, कोई बहुत सवाल भी नहीं उठाता। तो खैर, कवि को ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, ये भी एक बात है, कविता को बोलने देना चाहिए। तो कविता हाजिर है, शायरी। बढ़ेगी मुल्क की रफ्तार कब तक, बढ़ेगी मुल्क की रफ्तार कब तक, उठेगी मखमली दीवार कब तक, गरीबी कब से रोजे रख रही है, गरीबी कब से रोजे रख रही है, करेंगे क्यों मियाँ इफ्तार कब तक, गरीबी कब से रोजे रख रही है, करेंगे क्यों मियाँ इफ्तार कब तक। और यूसुफ नाम था, एक पैगंबर थे और बड़े खूबसूरत थे और उनको बाज़ार में बेच दिया गया था। एक लंबी कहानी है, जो लोग जानते हैं थोड़ा सा वो जानते होंगे यूसुफ के बारे में। उन्हें जुलेखा ने ख़रीद लिया था। यूसुफ जुलेखा की तो कहानी बड़ी मशहूर है, तो उसी पर ये लिखा है मैंने एक शेर, तवज्जो चाहूँगा। सबको यूसुफ बनाकर छोड़ डाला, सबको यूसुफ बनाकर छोड़ डाला, चलेंगे इस तरह बाजार कब तक, सबको यूसुफ बनाकर छोड़ डाला, चलेंगे इस तरह बाजार कब तक। नहीं बाली फकत मजदूर हैं हम, नहीं बाली फकत मजदूर हैं हम, करेंगे आप छिप कर वार कब तक, नहीं बाली फकत मजदूर हैं हम, करेंगे आप छिप कर वार कब तक। और आखिरी शेर, हम तो मिट्टी से कटते जा रहे हैं, हम तो मिट्टी से कटते जा रहे हैं, रहेगी शायरी में धार कब तक, हम तो मिट्टी से कटते जा रहे हैं, रहेगी शायरी में धार कब तक। तो एक और थी, एक और छोटी बहर की गज़ल है। मुझे नहीं पता ये गज़ल
टेक्निकली है भी कि नहीं, गीत जैसी है। खैर, मुझे टेक्निकल नहीं आता, मैंने पहले ही कह दिया था, फिर भी। रूह में अपनी आ जाने दे, रूह में अपनी आ जाने दे, खुद को मुझ पर छा जाने दे। रूह में अपनी आ जाने दे, खुद को मुझ पर छा जाने दे। तेरी नजरें दरिया दरिया, तेरी नजरें दरिया दरिया, कश्ती बन लहरा जाने दे, कश्ती बन लहरा जाने दे। इश्क तसव्वुर सब अफसाने, इश्क तसव्वुर सब अफसाने, बस एक बार सुना जाने दे, बस एक बार सुना जाने दे। मैं तुझको तो क्या समझूंगा, मैं तुझको तो क्या समझूंगा, खुद को अभी भुला जाने दे। मैं तुझको तो क्या समझूंगा, खुद को अभी भुला जाने दे। चाहा था कहना कुछ तुझसे, चाहा था कहना कुछ तुझसे, तूने तूने ना समझा जाने दे। चाहा था कहना कुछ तुझसे, तूने ना समझा जाने दे। जी, ये गज़ल हो गई मुकम्मल। और एक और है, एक दो और हैं, गज़लें हैं, इतना खैर मैंने कम ही लिखी है। देखता हूँ, एक मिनट। एक लिखी है मैंने, शायद आपको अच्छी लगे। दिल में खटका सा रहता है, दिल में खटका सा रहता है, शायद ये सोया रहता है। दिल में खटका सा रहता है, शायद ये सोया रहता है। उसकी तरफ बड़ी हरियाली, उसकी तरफ बड़ी हरियाली, अपनी तरफ सूखा रहता है। उसकी तरफ बड़ी हरियाली, अपनी तरफ सूखा रहता है। नींद बड़ी अच्छी आती है, नींद बड़ी अच्छी आती है, तकिया बस भीगा रहता है। नींद बड़ी अच्छी आती है, तकिया बस भीगा रहता है। शायर की तो बात करो मत, शायर की तो बात करो मत, कुछ भी बस बकता रहता है, कुछ भी बस बकता रहता है। दुनियादारी कौन निभाए, दुनियादारी कौन निभाए, वो तो गज़ल कहा करता है। दुनियादारी कौन निभाए, वो तो गज़ल कहा करता है। उस डाली को यूं मत तोड़ो, उस डाली को यूं मत तोड़ो, उस पर एक छत्ता रहता है। उस डाली को यूं मत तोड़ो, उस पर एक छत्ता रहता है। और आखिरी शेर है, इंसानों की कुछ मत पूछो, इंसानों की कुछ मत पूछो, खुदा पे भी पहरा रहता है, खुदा पे भी पहरा रहता है। और देखते हैं, और भी हैं कुछ। देखिए, कुछ लोग अगर डायरी लिखते होंगे तो उनको शायद ये अच्छी लगे। ये कविता, कविता नहीं, ये नज्म नुमा है, बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी, कुछ चंद लाइनें हैं इसमें। आज प्यारी डायरी को लिखा फिर से, आज प्यारी डायरी को लिखा फिर से, खो गई थी ये न जाने क्या हुआ था, खो गई थी ये न जाने क्या हुआ था, मिस किया था। ये तो है बिल्कुल ही लाजिम, आज फिर से रंग दिए पन्ने कई, कुछ मजा आया। आज प्यारी डायरी को लिखा फिर से, खो गई थी ये न जाने क्या हुआ था, मिस किया था। ये तो है बिल्कुल ही लाजिम, आज फिर से
रंग दिए पन्ने कई, कुछ मजा आया, मीत से जैसे मिले हों, मीत से जैसे मिले हों। इन इशारों में इन इशारों में न जाने बात क्या है, इन इशारों में न जाने बात क्या है। कागजी है पैराहन, अब क्या लिखें हम, कागजी है पैराहन, अब क्या लिखें हम। तो बस यही छोटी सी थी, इसका उन्वान था कागजी है पैरहन। और ये शेर गालिब के दीवान का पहला शेर है। कागजी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। अगली लाइन में शायद थोड़ी भूल गया हूँ। गालिब के दीवान का पहला शेर है, उसका उन्वान ऐसे ही है, कागजी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। नक्श फरियादी है किसकी शोखिए तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। ये गालिब के दीवान का पहला शेर है और वहीं से शायद ये शीर्षक मेरे मन में आया था। पैरहन यानी ढांचा, और कागजी है पैरहन अपने आप में एक बड़ा ही रोचक, ठीक है। एक और छोटी सी कविता है, छोटी सी 4 लाइनों की, सिर्फ 4 लाइनों की, 5 लाइनों की कविता। क्या है, एक तरह से आत्मकथ्य है, फिर भी शायद आपको अच्छी लगे। कविता लिखना आसान है, कविता लिखना आसान है, समझाना उससे जरा ज्यादा मुश्किल। कविता लिखना आसान है, समझाना उससे जरा ज्यादा मुश्किल, और जीना बहुत कठिन है साथी, बहुत कठिन है। कविता को जीना बहुत कठिन है। एक कविता है लापता। मैं तो कविताएं पढ़े चला जा रहा हूँ, एक बार समय पर नजर डाल लूं। जी शुक्र है, मुझे लगा मैं ओवरलैप कर गया। कविता का शीर्षक है लापता। रितु जी शुक्रिया, आपको मेरी कविताएं पसंद आ रही हैं और आप शुरू से बनी हुई हैं। लापता, तो इसको सुनिएगा गौर से। कुछ पता नहीं चलता शंभूक के कटे हुए सिर का, कुछ पता नहीं चलता शंभूक के कटे हुए सर का। छींटे तो पड़े होंगे रक्त के, कहाँ हैं वो? क्या धो दिया गया उन्हें सोमरस से, या यज्ञ की वेदी के नीचे दबा दिया गया? क्या हुआ शबरी का जूठन खिलाने के बाद? क्या राम ने दे दी उसे वृद्धावस्था पेंशन? कहाँ दबी होगी उसकी फाइल? और तो और न जाने कहाँ है एकलव्य का कटा हुआ अंगूठा भी। नहीं दिखता गुरु द्रोणाचार्य वाले मेट्रो स्टेशन पर भी, या द्रोणाचार्य की किसी तस्वीर में। कहाँ गए ऐसे लोग, कहाँ गई उनकी स्मृतियां? कहाँ गए ऐसे लोग, कहाँ गई उनकी स्मृतियां? ठहरो, धरती हिल रही है और पाताल तोड़कर निकल रहा है कोई बाहर। शुक्रिया। ये कविता थी लापता। एक छोटे बहर की गजल और। गए दिनों की यादें थी, गए दिनों की यादें थीं, बिन बादल बरसाते थीं। गए दिनों की यादें थीं, बिन बादल बरसाते थीं। सूना सूना आंगन था, सूना सूना आंगन था, गीली गीली आंखें थीं। एक मेरा दिल तन्हा था, एक मेरा दिल तन्हा था, तरह तरह की बातें थीं।
एक मेरा दिल तन्हा था, तरह तरह की बातें थीं, कभी कभी गठबंधन था, कभी कभी गठबंधन था, कभी कभी सरकारें थीं, कभी कभी गठबंधन था, कभी कभी सरकारें थीं। और एक प्रयोग मैंने किया था, पेट मेरा जब फुलफिल था, पेट मेरा जब फुलफिल था, चारों ओर बहारें थीं। पेट मेरा जब फुलफिल था, चारों ओर बहारें थीं। पाखंडों का बिल्डर था, पाखंडों का बिल्डर था, मखमल की दीवारें थीं। पाखंडों का बिल्डर था, मखमल की दीवारें थीं। और आखिरी शेर आपकी तवज्जो चाहूँगा। तेरे पास ज़माना था, तेरे पास ज़माना था, मेरे पास किताबें थीं। तेरे पास ज़माना था, मेरे पास किताबें थीं। एक और शेर। उर्दू में दो बड़े शायर हुए, नासिर काज़मी और अकबर इलाहाबादी। अकबर इलाहाबादी ने लिखा, इश्क को दिल में जगह दे अकबर, इश्क को दिल में जगह दे अकबर, इल्म से शायरी नहीं आती। इश्क को दिल में जगह दे अकबर, इल्म से शायरी नहीं आती। और नासिर काज़मी ने लिखा, दर्द को दिल में जगह दे नासिर, इल्म से शायरी नहीं आती। तो एक शायर कह रहा है इश्क को जगह देने के लिए, और एक ने कहा दर्द को। तो यहीं से मैंने अपनी गज़ल का कॉन्सेप्ट लिया था। अकबर सी धुन लाए कहाँ, अकबर सी धुन लाए कहाँ, नासिर सा फन पाए कहाँ। जी पानी पी लिया। अकबर सी धुन लाए कहाँ, नासिर सा फन पाए कहाँ, दर्द नहीं है इश्क नहीं, दर्द नहीं है इश्क नहीं, इल्म को लेकर जाएं कहाँ। दर्द नहीं है इश्क नहीं, इल्म को लेकर जाएं कहाँ। आम के कितने पेड़ कटे, आम के कितने पेड़ कटे, कोयल पूछे गायें कहाँ। कोयल पूछे गायें कहाँ। हंसती हुई इस दुनिया में, हंसती हुई इस दुनिया में, दिल को कहो रुलाएं कहाँ। हंसती हुई इस दुनिया में, दिल को कहो रुलाएं कहाँ। अपना तो बस एक चेहरा, अपना तो बस एक चेहरा, फन अय्यारी माए कहाँ। अपना तो बस एक चेहरा, फन अय्यारी माए कहाँ। और खुसरो मीर कबीर नज़ीर, खुसरो मीर कबीर नज़ीर, अपना दर्द जगाए कहाँ। दिल की बातें करनी है, दिल की बातें करनी है, बस ये कहो सुनाए कहाँ। इश्क पर मोहब्बत पर मैंने शायरी लिखी तो है, लेकिन उसको मैं अपनी प्रतिनिधि शायरी कभी नहीं मान पाता हूँ। और फिर भी एक वैसे अभी तो एक समाजी गज़ल जिसको कहते हैं सामाजिक सरोकारों वाली,
वैसा इंसान ही हूँ मैं और वैसा ही लिख पाता हूँ। तो अगर आपके कानों को खटके तो मैं क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। तो फिर भी एक मैंने कोशिश की थी। हमारे सफ़र का तो कोई हम सफ़र भी नहीं, हमारे सफ़र का तो कोई हम सफ़र भी नहीं, हमारे रास्तों का कोई रह गुज़र भी नहीं, हमारे सफ़र का तो कोई हम सफ़र भी नहीं, हमारे रास्तों का कोई रह गुज़र भी नहीं। हमें तो फ़िक्र है जनाब कल के रोटी की, हमें तो फ़िक्र है जनाब कल के रोटी की, वो रात हादसे में क्या हुआ खबर भी नहीं। हमें तो फ़िक्र है जनाब कल की रोटी की, वो रात हादसे में क्या हुआ खबर भी नहीं। भला बाजारों के दस्तूर कैसे सीखें हम, गौर कीजिएगा। भला बाजारों के दस्तूर कैसे सीखें हम, हमारे गांव के नज़दीक तो शहर भी नहीं, हमारे गांव के नज़दीक तो शहर भी नहीं। न कभी धर्म रहे और न कभी जात रहे, न कभी धर्म रहे और न कभी जात रहे, वजह यही कि दुआओं में वो असर भी नहीं, वजह यही कि दुआओं में वो असर भी नहीं। और एक मुहावरा चलता है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तो मेरी गज़ल का आखिरी शेर इसी से रिलेटेड है। अब हमें धोबी का कुत्ता कहें, गरीब कहें, अब हमें धोबी का कुत्ता कहें, गरीब कहें, घाट तो है नहीं अपना तो कोई घर भी नहीं, घाट तो है नहीं अपना तो कोई घर भी नहीं। एक गीत जैसा मैंने लिखा था प्रेमचंद को पढ़ते हुए। प्रेमचंद आप सबके, हमारे इस दुनिया के, साहित्य की दुनिया के बहुत बड़े लेखक हैं और उनको पढ़ते हुए तमाम लोगों ने बहुत कुछ लिखा है, तो मैंने भी लिखा है। लिखी लोरियां उन्हें छपाया खूब कमाया, लिखी लोरियां उन्हें छपाया खूब कमाया, हमने माँ की ममता का भी हमने माँ की ममता का भी दाम लगाया। लिखी लोरियां उन्हें छपाया खूब कमाया, हमने माँ की ममता का भी दाम लगाया। खूब पढ़ी थी हमने भी पुस्तक में कविता, खूब पढ़ी थी हमने भी पुस्तक में कविता, बाजारों से गुजरे तो कुछ काम ना आया, बाजारों से गुजरे तो कुछ काम ना आया। अब तो पेप्सी बर्गर कोला भले लगे हैं, अब तो पेप्सी बर्गर कोला भले लगे हैं, माँ के हाथों की रोटी में स्वाद ना आया, माँ के हाथों की रोटी में स्वाद ना आया। आज अमीना के हाथों को जलते देखा। ईदगाह कहानी जिन्होंने पढ़ी होगी प्रेमचंद की वो समझेंगे। आज अमीना के हाथों को जलते देखा, मेरे मन में फिर भी हामिद क्यों ना आया, मेरे मन में हामिद फिर भी क्यों ना आया। और आखिरी, तुम बच्चों सा हंस देते हो रो देते हो, तुम बच्चों सा हंस देते हो रो देते हो, नील अभी दुनियादारी का ढंग ना आया, नील अभी दुनियादारी का ढंग ना आया। तो ये जाहिर है कि ये गज़ल नहीं थी, ये गीत भी नहीं था, मुझे नहीं पता ये क्या था, लेकिन ये भाव बड़े सच्चे थे। अगर सच्चे भाव होते हैं तो ये पहुंच जाते हैं दर्शक श्रोता तक, कहने की ज़रूरत नहीं है। और मैं एक आखिरी अपनी गज़ल से इस कार्यक्रम का समापन करना चाहता हूँ। और ये गज़ल
शायद मैंने बीए में ही लिखी थी। आमतौर पे लोग, मैं गज़लें सुनता नहीं था जबकि कहता था, और गज़लें सुनना मैंने बाद में शुरू किया, गज़लें कहना मैंने पहले शुरू कर दिया था। ये भी एक आश्चर्य की बात है, क्योंकि गज़लें मैं पढ़ रहा था। गज़लों को कहने का शऊर तो नहीं आज तक आया, लेकिन कहने का शौक़ दुष्यंत कुमार के साए में धूप पढ़ ली थी मैंने शुरू में ही। और हमारे एक सीनियर थे डॉक्टर हरिओम, वो हमारे ज़िले बलिया में जब वो आईएएस ऑफिसर बनकर आए थे तो उनकी एक गज़ल की एक किताब शाया हुई थी, धूप का परचम। धूप का परचम और साए में धूप, ये 2 किताबें, और एक तीसरी किताब है बशीर बद्र साहब की कल्चर यकसा। ये 3 किताबों का बड़ा योगदान है कि मैंने शेर कहना शुरू कर दिया था। अभी शेर सुनने की या गज़ल सुनने की सलाहियत अभी नहीं आई थी, वो बाद में आई, और अभी भी थोड़ी बहुत डेवलप हुई है कि नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन थोड़ी बहुत हुई। गज़ल कहने की सलाहियत तो अभी तक नहीं आ पाई, कोशिश बहुत की हमने। खैर, तो ज़्यादा भाषण देने से अच्छा है गज़ल को पढ़ा जाए। शेर हाजिर है, और ये आखिरी शेर होगा, आखिरी गज़ल होगी। इश्क वालों में एक किस्सा ज़रा मशहूर रहा, इश्क वालों में ये किस्सा ज़रा मशहूर रहा, जो दिल के पास रहा वो ही दूर दूर रहा। इश्क वालों में ये किस्सा ज़रा मशहूर रहा, जो दिल के पास रहा वो ही दूर दूर रहा। जिसे समझे थे उनके प्यार की निशानी हम, जिसे समझे थे उनके प्यार की निशानी हम, वही लम्हा हमारी याद में नासूर रहा, वही लम्हा हमारी याद में नासूर रहा। जिसे समझे थे उनके प्यार की निशानी हम, वही लम्हा हमारी याद में नासूर रहा। हमें गुर्बत से ही अपनी कभी फुर्सत न मिली, हमें गुर्बत से ही अपनी कभी फुर्सत न मिली। वो था अमीर इसी बात में मगरूर रहा, वो था अमीर इसी बात में मगरूर रहा। खड़ा मक्तल में मेरी लाश पे लेके खंजर, मक्तल यानी जहाँ कत्ल हुआ हो, खड़ा मक्तल में मेरी लाश पे लेके खंजर, और कहता बताओ क्या मेरा कसूर रहा। खड़ा मक्तल में मेरी लाश पे लेके खंजर, और कहता बताओ क्या मेरा कसूर रहा। और आखिरी शेर, इश्क में हम तो खैर हो गए फना वो भी, इश्क में हम तो खैर हो गए फना वो भी, ज़रा ज़रा सा परेशान तो ज़रूर रहा, ज़रा ज़रा सा परेशान तो ज़रूर रहा। तो अब मैं समाप्त करना चाहूँगा, और बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बड़े सब्र से और बड़े धैर्य से मुझे सुना। शिवम जी और रिंकी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, जिन्होंने मुझे कुछ बातें कहने और अपनी कुछ रचनाओं को प्रस्तुत करने का मौका दिया। सभी दर्शकों का, श्रोताओं का, जिन्होंने कमेंट किए उनका, शायद मैं कई बार शायद कुछ नाम मिस कर गया होऊंगा, मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ। कई बार मैं नहीं देख पाता वो कमेंट्स जो आते हैं। आप सब ने जो अपना कीमती वक्त निकाल के मेरी कविताओं को या शायरी को सुना, उन सब का आभार, और बहुत बहुत आभार आप सबको। शुभ रात्रि, शब बखैर।